मेरा नाम भूपेंद्र रावत है और मैं जन संघर्ष वाहिनी और भूमि बचाओ आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। जन संघर्ष वाहिनी का संयोजक हूँ और एक जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है जिसमें देश भर में 200 से ज़्यादा संगठन, समूह और आंदोलन मिलकर के काम करते, उसका नेशनल कन्वीनर हूँ। अभी जो हाल में ही भट्टा पारसोल की घटना घटी, ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर हम ये कहें कि सब ये पहली घटना भट्टा पारसोल, इससे पहले कोई हत्याएं नहीं हुई। हम अगर देखें कलिंग नगर में इससे पहले 14 किसानों की हत्या हुई। वहाँ से लेकर के हम अगर देखें आंध्र में भी सोमपाटा में किसानों की हत्या हुई। उत्तर प्रदेश में मायावती के ही कार्यकाल में अभी भट्टा पारसोल से पहले की घटना जीरकपुर टप्पल की है, जहाँ 2 मासूम अरीकिवा की हत्या हुई। उससे पहले अगस्त 2008 की अगर हम बात करें तब 5 किसानों की हत्या हुई थी। मूल बात यह है कि आखिर किसान खड़ा क्यों हो रहा है, किसान अपनी जान हथेली पर लेकर के जान देना क्यों चाहता है। इसकी गहराई में जाने का सबसे मूल कारण ये है, जैसे हम मानते हैं कि आज एक बड़ा विषय चल रहा है कि भू अर्जन कानून 1894 को बदला जाना चाहिए। हम मानते हैं कि बहुत अच्छी बात है। आज़ादी के 6 दशक बाद सरकार और राजनीतिक पार्टियां तमाम ये तय कर रही हैं कि भू अर्जन कानून को बदला जाना चाहिए, लेकिन वो बदलाव किस प्रकार का हो। 2 तरीके के बदलाव हो सकते हैं। मैंने कानून में 2 ही काम हो सकते हैं। एक काम हो सकता है कि जो किसान पुरखों से खेती करते आ रहे हैं, भूमि पर उनका वर्चस्व है, उनके वंशजों का भविष्य निर्भर रहा है सदियों से, वह आगे भी निर्भर रहेगा। और दूसरा संशोधन ऐसा बदलाव हो सकता है, दूसरा नया कानून ऐसा बन सकता है कि जब कृषि भूमि का उपयोग बदली हो तो सबसे पहला काम है किसान भूमिहीन हो जाए। वो आज भी मौजूदा कानून में ये प्रावधान है कि किसानों को भूमिहीन करने का किसी भी योजना के पारित होने पर सबसे पहला काम ये होता है किसानों को उस भूमि से भूमिहीन बनाया जाता है। अभी जो मौजूदा कानून है, उस मौजूदा कानून के विकल्प में सरकार और सरकार के साथ में जैसे कांग्रेस ने एक मसौदा तैयार किया और उस मसौदे पर एक कार्यक्रम का हिस्सा थे चौधरी अजीत सिंह जी थे, कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद थे, भाजपा की तरफ से शाहनवाज हुसैन थी और वामपंथियों की तरफ से अतुल कुमार अंजान थी और जन आंदोलन की तरफ से मैं भी था। उस चर्चा के दौरान मैं देख करके हैरान हो गया कि जो यूपीए सरकार किसानों के लिए नया भू अर्जन कानून का मसौदा लेकर के आई है, वह किसानों को भूमिहीन बनाने के लिए पर्याप्त है। और अजीत सिंह उस मसौदे में और इजाफे की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन तो यह कहते हैं कि साहब आप संसद में लाओ, उसे पारित करने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ा सवाल इस देश के अंदर मुझे लगता है कि भू अर्जन कानून से पहले सबसे पहले शुरुआत क्या होनी चाहिए कि इस देश में जो आबादी है उस आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल पैदा करने में हमारी कृषि भूमि सक्षम है कि नहीं है, सबसे पहला यह सर्वेक्षण होना चाहिए। और जब तक ये सर्वेक्षण नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार से कृषि भूमि के अधिग्रहण और कृषि भूमि के उपयोग को बदली करने की तमाम कार्रवाइयों को रद्द कर देना चाहिए। पहली बात, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि भाई हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कृषि भूमि है, फसल पैदा करने में सक्षम है, तब दूसरा सवाल आता है कि आपने इस देश के विकास के नाम पर इस देश में शहरों का विस्तार करना है, इस देश में औद्योगिक परिसरों का विस्तार करना है, इस देश में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों का विस्तार करना है, इस देश में सड़कों का विस्तार करना है। उसके लिए आपको भारत की गैर कृषि भूमि का उपयोग करना चाहिए। अब कानून में जो संशोधन की मैंने बात की, 2 तरीके के बदलाव हो सकते हैं। एक है किसान के वंशज भूमिहीन बनाने का जो सिलसिला 1894 के कानून में है, वो नए कानून में भी हो या नया कानून ऐसा बने जिसमें किसान के वंशजों का भूमिहीन होने का सिलसिला तो बंद हो ही, गांव सभा की जो प्रभावित भूमि है उस भूमि पर गांव के भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य भी सुनिश्चित हो। रावत जी, आप ये कहना चाहते हैं कि परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो जी, वो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रभाव में आकर या विदेशी मुद्रा कमाने के प्रभाव में आकर किसानों को भूमिहीन बनाने पर तुली हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत देश में आज हमको किसी भी विदेशी से इतना भय नहीं है। आज हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए मैं कहता हूँ जल सेना, वायु सेना और थल सेना सक्षम है सीमाओं की रक्षा के लिए। लेकिन सीमाओं के अंदर जो खेल हो रहा है, जो भारत के योजनाकार है, भारत के नौकरशाह हैं और भारत के राजनेता और भारत में राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो चलाने वाले पुरोधा हैं,
ये सब मिल करके भारत को अंदर से जैसे लकड़ी को घुन खत्म कर देता है, उस तरीके से भले ही हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, लेकिन ये पूरे भारत को कृषि भूमि को नष्ट करके और भुखमरी की कगार पे खड़ा करने पर आमादा है। यही एक मूल कारण जो अब पहला सवाल। और दूसरा कारण ये है कि ये पूरे भारत के कृषि पर, खेती पर निर्भर तमाम लोगों को भूमिहीन और बेरोजगार बनाने पर आमादा है। तो सीधे सीधे हम बात करें तो किसानों का दुश्मन कौन है? मैंने आपको गिनती कराया, किसानों का नहीं, देश का दुश्मन। देश में खाद्यान्न संकट पैदा करने की योजना बनाने वाले तमाम योजनाकार देश के दुश्मन। उन योजनाओं को स्वीकृति दिलाने की अहम भूमिका निभाने वाले नौकरशाह देश के दुश्मन। उन योजनाओं को पारित करने वाली तमाम सरकार में बैठे राजनेता देश के दुश्मन। और उन योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का काम करने वाले राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चलाने वाले और एशियन डेवलपमेंट और विश्व बैंक के योजनाकार इस देश को बर्बाद करने पर मैं तो दुश्मन मानता हूँ। तो आपको क्या हमने कहा दो तरीके। एक, इस देश के अंदर सिलसिलेवार मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। आज अगर हम उनकी वंश बेल के रूप और इन 5 सदस्यों में 4 सदस्य संसद सदस्य हैं और 5वें में भी मांग आ रही है कि प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूं, सबके लिए आती है। किसान नेता बहुत बड़े थे, सबसे बड़े आप लगा लीजिएगा चौधरी चरण सिंह जी। उनके पुत्र अजीत सिंह जी का राजनीति में भविष्य सुनिश्चित है, उनके बेटे जयंत जी का राजनीति में भविष्य सुनिश्चित है। मैं सवाल ये कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं शर्मा जी, और 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद होने के बाद भारत की सरकार की व्यवस्था ने क्या काम किया? पूरे भारत की कृषि भूमि, खेती जिन लोगों के पास थी उस सबको तकाह सरकारी हो गई। भारत के जो औद्योगिक परिसर थे उनका सरकारीकरण नहीं किया। भारत में जो व्यावसायिक संस्थान थे उनका सरकारीकरण नहीं किया। भारत में जिनकी तिजोरियों में सोना, चांदी, हीरे, मोती, तांबा, पीतल, लोहा भरा पड़ा था उसका सरकारीकरण नहीं किया। जब आपने सरकारीकरण करना था तो पूरे देश की तमाम चल अचल संपत्तियों का सरकारीकरण करते और सारा सरकारीकरण इस राष्ट्र के हित के लिए होता। ये विरोधाभास काम किया गया, पहला। दूसरी बात आती है, जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर ये सन 47 से लेकर के अब तक हम ये मानते हैं कि 7 करोड़ लोग अब तक इस देश के अंदर भूमिहीन और बेरोजगार बनाए जा चुके हैं। आप उनके पुनर्वास की बात नहीं करते। तब हम कह रहे हैं कि क्या कानून में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल के लिए चुनाव लड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वंश बेल में आज सबका राजनीति में भविष्य सुनिश्चित है। 100 साल से ज़्यादा समय से टाटा का परिवार कंपनी चला रहा, उनका भविष्य सुनिश्चित है। धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल और मुकेश ने जो विस्तार किया उनका भविष्य सुनिश्चित है। तो पुरखों से 2000 वर्ष से जो खेती पर निर्भर लोग हैं उनके वंशजों का भी भूमि पर भविष्य निर्भर रहना चाहिए और गांव के भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य भी गांव के प्रभावित भूमि पर सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा कानून में संशोधन सहजता के साथ। आपके संगठन को क्या वर्तमान यूपीए सरकार से उम्मीदें हैं कि आपकी उम्मीदों को वो पूरा कर पाएंगे? मैं जो आपने कहा बहुत बढ़िया सवाल आपका है। आप ये कहना चाहते हैं कि क्या भारत की सरकार और विपक्ष, मैं आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस के मसौदे में भारत की पूरी जो व्यवस्था है जमीन को एक मंडी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ज़्यादा पैसा दो और किसानों को भूमिहीन बना दो। अजीत सिंह जी कहते हैं कि 70% की बजाय 85% किसानों को जो है निजी कंपनियां भूमिहीन बनाए। भारतीय जनता पार्टी तो अपना कोई एजेंडा ही लेकर के नहीं अभी तक आ पाई है, उसके किसानों के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं है। वामपंथी के लोगों ने जीरकपुर के बाद जो घटना घटी थी, टप्पल जिसके नाम से फेमस हुआ है, उस घटना के बाद अजीत सिंह जी ने रैली निकाली थी, वामपंथियों ने उनका समर्थन किया था। हम तो हैरान हैं कि किसान के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियों के पास भी किसान के वंशजों का भविष्य जमीन पर कृषि भूमि के अलावा अगर राष्ट्र और राज्य हित के लिए आपने भूमि का उपयोग बदलना है, व्यवसायिक करना है, आपने आवासीय करना है, औद्योगिक करना है या उस पर सड़कें बनानी है, हम ये कहते हैं कानूनी तौर पर यह संभव है कि किसानों के वंशजों का भूमि का उपयोग बदलने के बाद भी उनका वंशजों का भविष्य सुनिश्चित रहेगा। यही बात गांव सभा की जमीन पर भी लागू होती है। तब हम कह रहे हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अजीत सिंह जी की सोच को या मैं सोनिया जी की सोच को या मैं सुषमा जी की सोच को चुनौती या लेफ्ट में बैठे हमारे कई दोस्तों की सोच को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा प्रावधान है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 125 से ज़्यादा गांव के किसानों की ज़मीन ग्रैब करके या अधिग्रहण करके किसानों को भूमिहीन बना करके लीज पर बेचते, बाजार भाव लेकर के लीज पर बेचती है। जहां आप बात कर रहे हैं भट्टा पार्सल की जो घटना घटी, उस भट्टा पार्सल की ज़मीन को भी नोएडा विकास प्राधिकरण किसानों को भूमिहीन बना करके आगे लीज पर बेच रहा है। हरियाणा में जो बहुत बढ़िया मॉडल की बात कांग्रेस के लोग करते हैं, हमारे एक मीटिंग थी, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने कहा, तो मैंने कहा कि मैं कांग्रेस में बैठे अपने मित्रों को बधाई देना चाहता हूं जो ये मान चुके हैं कि 33 साल तक हम रॉयल्टी देंगे और 33 साल के बाद देना बंद कर देंगे। मैंने दिग्विजय सिंह से सवाल किया था, क्या कांग्रेस के लोग ये मान चुके हैं कि भूमिहीन होने के बाद किसान के वंशज 33 साल बाद पैदा होना बंद कर देंगे? और यदि नहीं पैदा करेंगे तो आखिर 33 साल बाद किसान के वंशज क्या खाएंगे? तब सवाल हमने कहा कि जिस प्रकार भारत में दिल्ली विकास प्राधिकरण की तर्ज पर 6,500 लैंड ग्रेबिंग एजेंसियां हैं, जमीन को हथियाने वाली सरकारी एजेंसियां, और ये किसानों की जमीन को हड़प कर उन्हें भूमिहीन बनाकर उनकी जमीन को लीज पर बेचती हैं, उसी तरीके से इस प्रकार की पद्धति के राष्ट्र और राज्य हित के लिए देश का किसान अपनी भूमि और गांव सभा की प्रभावित भूमि गांव के भूमिहीनों के नाम पर दर्ज करके लीज पर दी जा सकती है बाजार भाव पर 99 साल के लिए। और तब कई लोग सवाल करते हैं कि 99 साल का क्या हुआ, हम रॉयल्टी देंगे गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लीज पर दी जाएगी, हम कहते हैं सरकार को रेवेन्यू का बेनिफिट होगा। जिस समय बाजार भाव लेगा लीज पर देने का किसान, उसके बाद किसान के साथ हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, वो मेरा क्षेत्र नहीं है, उसके लिए हमारे जो अर्थशास्त्री मित्र हैं उनसे हम बात करेंगे। और भूमि बचाओ आंदोलन जनसंघर्ष वाहिनी इस एजेंडे को इसलिए आगे बढ़ाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ आपको शर्मा जी, मामला ये नहीं है कि भले एक देश है भारत, लेकिन भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक भिन्नता है। भारत में 3 प्रकार का जमीन का उपयोग होता है, इसलिए एक ही कानून से, समान कानून से देश नहीं चल सकता। एक है कि नदी घाटी में बांध बना करके पूरे खेत को, खलिहानों को, गांव को डुबो दिया जाता है, जलमग्न किया जाता है। इसलिए उनके साथ साझेदारी के बजाय, लीज की बजाय दूसरे प्रावधान होने चाहिए। और वहाँ मुझे लगता है नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो पुनर्वास का पैकेज है वो सबसे बेहतर है। दूसरी बात है कि जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे तमाम राज्यों में जहां खनन होना है और तमाम जो खदान से ले जाया जाएगा पूरा, और उसके बाद वो जो ऊपर कंक्रीट का सिर्फ जंगल तो बचता है, लेकिन पूरी जो खदानों से तमाम प्रकार के जो खनिज है उनका जब दोहन हो जाता है तो उसके लिए दूसरी प्रकार की नीति भू अर्जन कानून में होनी चाहिए। और तीसरा है समतल भारत, जहाँ पर या तो फसल पैदा होती है, फसल की जगह उद्योग पैदा होती हैं, आवासीय कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पैदा होती हैं, सड़कें पैदा होती हैं, जमीन समतल की समतल रहती है। और इसलिए एक भी काम घाटे का नहीं है, ना आवासीय परिसर का मामला घाटे का, ना व्यवसायिक परिसर घाटे का, ना औद्योगिक परिसर घाटे का, और न सड़कों का जाल बिछाने का काम घाटे का है। इसलिए ये सब हम मानते हैं कि पूरे समतल भारत का जो नक्शा है और पूरे समतल भारत के लिए भू अर्जन का तो मामला नहीं होना चाहिए। हमने कहा जमीन का मालिकाना हक किसी भी रूप में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, सिर्फ लीज पर दिया जाएगा। और 99 साल बाद सरकार को रॉयल्टी देंगे हर साल लीज के पैसे में से भी, और 99 साल बाद फिर किसान के वंशज के नाम पर ज़मीन ऑटोमेटिकली वापस हो जाएगी, और जिन्होंने लीज पर ज़मीन ली थी उनकी लीज खत्म हो जाएगी। और फिर अगर उनको एक्सटेंड करना है तो 99 साल बाद नए सिरे से वो लीज रेंट पर पैसा लेंगे बाजार भाव के हिसाब से, और ये सिलसिला चलेगा। इतना संघर्ष कर रहे हैं तो उनके मन में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी है किसानों के लिए। आखिर में सिर्फ गीत के माध्यम से, कोई गीत आपके दिमाग में जहन में आ रहा हो, 2 लाइनें गुनगुना दीजिए और फिर हम इस बात को विराम देना चाहेंगे कि आप गीत के माध्यम से किस तरह से इस पूरे मुद्दे को। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, हम ये कहना चाहेंगे। जी धन्यवाद।